Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. My name is Bhanu Pratap. So guys, आज मैं आपके साथ दोबारा एक पॉडकास्ट लेके आया हूँ और एक ऐसे टॉपिक पे पॉडकास्ट आज हमारा है जो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम एग्जाम टेम्परामेंट और टेम्परामेंट के इश्यूज़ पे बात करेंगे जो कि स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा रेगुलरली अपने एकेडमिक्स में देखनी पड़ती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम टाइम पे स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा राइज होती है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे आपको लॉ का जो कंटेंट मिलेगा, कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, चाहे वो आपका सीआरपीसी का कंटेंट हो, चाहे वो आपका लेबर लॉस का, कंपनी लॉस का कंटेंट हो। तो अब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है अपने प्लेलिस्ट की, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है एग्जाम टेम्परामेंट का। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टेम्परामेंट होता क्या है, कि कैसे ये टेम्परामेंट एक स्टूडेंट लाइफ को इफेक्ट करता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो साल साल भर मेहनत बहुत अच्छी करते हैं और एग्जाम उनका जो तैयारी होती है, उनकी जो प्रिपरेशन होती है वो अप टू द मार्क होती है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जिस दिन एग्जाम होता है एक्चुअली में और जो वो 3 आवर्स स्पेंड करते हैं उस एग्जाम हॉल में, वहां पे वो कहीं ना कहीं अपना पेपर खराब कर देते हैं। मैंने अपनी लाइफ में जिन जिन स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, जिन जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैं उनका एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। एक स्टूडेंट मैंने पढ़ाया, तो ही वॉज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सो what happened in that case, he was a very good student, he was very well prepared with the fact, very well versed with the fact, उसने प्रैक्टिस भी करी थी और काफ़ी सारी चीज़ों पर उसकी कमांड थी। बट सडनली जब वो एग्ज़ाम देने गया, उस दिन 3 घंटे जब उसने उस पेपर में स्पेंड किए लॉ के साथ, तो वो ब्लैंक हो गया और वहाँ पे जाके उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस की उसने पहले प्रैक्टिस करी थी, रिटन प्रैक्टिस करी हुई थी, उसने उसको अच्छे से सॉल्व किया था, उसको आइडिया था कि क्या लिखना होता है, कितना लिखना है, उसको सारी चीज़ों का आइडिया था, बट स्टिल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ब्लैंक हो गया। तो जब वो पेपर दे के आया तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई। देन ही एक्सप्लेन टू मी कि सर मैं वहाँ पे मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गया कि मेरे को जो कॉन्सेप्ट आते थे वो बिल्कुल मेरे दिमाग से जा रहे थे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं लिखना जानता हूँ बट मैं क्या लिखूंगा मुझे आइडिया ही नहीं है। आई एम अनेबल टू गैदर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन द एग्जाम हॉल। तो वो जो इशू उसके साथ हुआ, दैट वॉज द टेम्परामेंट इशू, कि उसने तैयारी करी थी, इसमें कोई बात कमी नहीं थी, उसने बहुत, ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड विद द इंफॉर्मेशन, उसमें भी कोई कमी नहीं थी। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग वेरी गुड मार्क्स फ्रॉम हिम बट इट डिड नॉट स्कोर दैट वेल। ठीक है जी। तो टेम्परामेंट ने उसके जो 8-9 महीने साल भर उसने जो उस चीज़ पे लगाया या फिर जो इन्वेस्ट किया उसने उस पेपर के लिए या फिर एंटायर उस कोर्स के लिए, तो वो चीज़ उसके वेस्ट हो गए। उसका क्या सॉल्यूशन है कि अगर आपको टेम्परामेंट इश्यूज हैं, आपको बार बार जाके एग्जाम में नर्वसनेस हो जाती है, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा या इस चीज़ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आपको टेम्परामेंट इश्यूज हैं। क्योंकि कई बार इश्यूज क्या होते हैं कि स्टूडेंट्स बार बार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अगर फेल होने के बावजूद क्या बोलेंगे कि सर मेरी किस्मत ख़राब थी, सर एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं दिए मुझे, सर एग्जामिनर मेरे साथ ही जाती करता है, मैं अनलकी हूं, इस तरीके के इलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस लेके आ जाएंगे। तो वहां पे आपने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि आपके साथ कहीं ना कहीं एंजाइटी इश्यूज हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं नर्वसनेस के इश्यूज हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं टेम्परामेंट के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से आप जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, आप पेपर को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, आप अपने आंसर्स को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड ब्लॉकेड हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको यह इशू आता है कि उसमें लिखना क्या है, कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। और वहां पर आपका जो सारा ज्ञान है, आपने 8-9 महीने, 1 साल जो भी मेहनत करी है, वो वहीं का वहीं स्टेगनेंट हो जाता है और वो एग्जाम में जो प्रोडक्टिविटी रिक्वायर्ड या डिजायर्ड थी आपकी, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो सबसे पहला जो आपको स्टेप लेना है, आपको सबसे पहले एक्नॉलेज करना है कि नहीं, आपके साथ भी नर्वसनेस के, एंजाइटी के, टेम्परामेंट के इश्यूज हो सकते हैं। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। इट इज नॉट द फैक्ट कि अरे किसी को एंजाइटी इश्यूज हो रहे, ओ माय गॉड कैसे यार, वो तो बहुत गलत है यार, शिट मैन, मैं शेयर करूंगा तो मेरी कहीं पब्लिक में थोड़ी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ टेम्परामेंट इश्यूज हैं तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। दूसरा कि आपको यह देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बार बार आपका टेम्परामेंट इश्यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई लूप आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई लैग आ रहा है जिसको आप ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अब वो लैग किस किस्म का हो सकता है, मैं उसको बताता हूं। जैसे होता क्या है कि हम जब कोई 8-9 महीने या 10 महीने किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन करते हैं, या चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम्स हो, चाहे वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या फिर हम CA CS LLB के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके अंदर अगर जैसे हमने एक स्केड्यूल बनाया अपना, तो स्केड्यूल बनाने के बाद हम ऐसा तो नहीं कि उस स्केड्यूल को फिक्स कर रहे हैं, डिस्पाइट द रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग द स्केड्यूल, हम उसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे या फिर हम उसमें चेंज ब्रिंग इन नहीं कर रहे। तो सबसे पहली चीज कि अगर आप अपने टेस्ट पेपर देते हैं, अगर आप अपने मॉक्स देते हैं या प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आपको वैसा आउटपुट नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका शेड्यूल वर्क नहीं कर रहा, जो आपने जिस तरीके से अपने शेड्यूलिंग कर रखी है या जिस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स या चैप्टर्स की प्रायोरिटीज है उसको आपने प्रॉपर सेट नहीं किया हुआ। तो आप उसको रीशफल करके देखिए।
आप अपनी प्रायोरिटीज़ के जो आपके सब्जेक्ट की प्रायोरिटीज़ हैं उसको आप रीशफल करिए, आप उसको डायनेमिक रखिए, स्टेगनेंट मत रखिए, उसको करके देखिए, फिर देखिए कि क्या वो एक्चुअली में चेंज कर पा रहा है या नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज़ कि जब कभी भी आप अपने बारे में असेसमेंट करते हैं तो आपके असेसमेंट आपके पास क्वांटिफाइबल फॉर्म में होने चाहिए। नाउ ये जो वर्ड मैं आपके साथ यूज कर रहा हूं क्वांटिफाइबल फॉर्म, इससे मेरा ये कहना है कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकली ये नहीं बोलना कि सर मुझे बदलाव दिख रहा है, क्योंकि ये आपका जो आपके बाइसेप्स, आप जिम नहीं जा रहे हो कि आपको बाइसेप्स और ट्राइसेप्स डेवलप करने, तो चलिए बाइसेप्स सामने से दिख रहे हैं, प्राइमा फेसाई के बाइसेप्स आ रहे हैं या ट्राइसेप्स आ रहे हैं, आपकी मेंटल ग्रोथ है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप को आप जस्ट ऐसे फील करके अपने आप को संतुष्टि नहीं दे सकते, आपको क्वांटिफाइबल टर्म्स में उसको लिखना पड़ेगा कि नहीं सर, अगर मैं पिछले 15 दिन का जो मेरा शेड्यूल था तो आई वाज लाइक स्टार्टिंग 4 आवर्स अ डे, 5 आवर्स अ डे, तो 15 दिन में मैंने लगभग 70-75 घंटे की पढ़ाई करी एंड उसके अंदर मैंने इतना पोर्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीट किया था। लेकिन अगले 15 दिन में जब मैंने अपनी चैप्टर्स की प्रायोरिटीज़ को चेंज किया, जब पेपर सॉल्व करने की कोशिश करी तो मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। या फिर मैंने लास्ट के 10 मॉक टेस्ट जो सॉल्व किए हैं तो पहले मॉक टेस्ट में मेरा इतना बना, फिर मेरा इतना बना, फिर मेरा इतना बना। तो सेल्फ असेसमेंट आपका सिर्फ थ्योरेटिकल हवाबाजी की तरह अगर होगा ना तो आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में जो फिगर्स थे वो कितने थे। तो वहां पे हो सकता है कि पेपर में आपने अपने बारे में ओवर असेसमेंट कर लिया और पेपर आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा हो और वहां पे आप पेपर ना कर पाए। इट माइट हैपन। तो इसीलिए जब कभी भी आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो आपको अपना क्वांटिफाइबल डेटा रखना बहुत जरूरी है। तीसरा, जब आपका टेम्परामेंट इश्यूज ज़्यादा हैं या आपको एंग्जाइटी होती है तो आपको एग्ज़ाम, अगर आप घर पे बैठ के अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की फॉर्म में लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। द रीज़न बीइंग कि आपके पास एक एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि सर एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट घर पे कैसे क्रिएट करें, घर पे मम्मी पापा रिश्तेदार हैं, वहाँ पे तो फील ही नहीं आती एग्ज़ाम का। तो ये जो फील फैक्टर है ये तो आपको खुद जनरेट करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात कि आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, लेट सपोज आपने को पेपर स्टार्ट करना शुरू किया और वो घर पे आप पेपर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर वो 3 घंटे का पेपर है कि यूजुअली अगर वो 3 घंटे का आपको एग्जाम हॉल में भी जाकर पेपर देना है तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप उसको सेम मेंटल प्रेशर, सेम किस्म के आप सिचुएशन में बैठ के उस पेपर को दें। मतलब अगर 3 घंटे आपको पेपर लिखना है तो आप अपने आप को घर में अपना साइड में कहीं बैठ जाएं और उस पेपर को कंप्लीट करें। ये नहीं कि आप उसके 40 नंबर का पेपर कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा चलो घूम के आ गए, फिर आपने 30 नंबर का पेपर कर लिया, फिर घूम के आ गए, फिर 20 नंबर का पेपर कर लिया, फिर घूम के आ गए, क्योंकि वहां पे आपने अपनी टेम्परामेंट के साथ डील ही नहीं किया। क्योंकि जब आप 20-20, 30-30 नंबर का पेपर करके थोड़ा घूम के आ रहे हो, थोड़ा रिलैक्स कर लिया, थोड़ी चाय पी ली आपने, थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा व्हाट्सएप चला लिया, थोड़ा यूट्यूब चला लिया, अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, इसका मतलब जो टेम्परामेंट अराइज हो सकता था जिसके साथ आपको डील करना है, या जो एंग्जाइटी आपकी अराइज हो सकती थी जिसके साथ आपको डील करना था, वो तो अराइज ही नहीं हुई आपके घर पे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको एक नई किस्म का एंग्जाइटी इशू देखने को मिलेगा, आपकी नर्वसनेस बढ़ जाएगी और उस टाइम पे आपको पता ही नहीं होगा कि इस किस्म की नर्वसनेस से कैसे डील करना है। तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में रखना है कि यार मैं जब एग्जाम हॉल में जाऊंगा ना तो इस किस्म की प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने अपने एकेडमिक करियर में फील करा है, मैंने बहुत सारे अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को, अपने इवन अपने सीनियर्स को भी इस प्रॉब्लम पे बात करते देखा है कि वो एक किस्म के एक इल्यूजनरी फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम को अपने दिमाग में क्रिएट करके बैठे हैं। वो इल्यूजनरी फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम क्या है जरा मैं वो बताता हूं। आपको लगता है कि पेपर में जब आप पेपर देने बैठे हैं, जो एक्चुअली में एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं, आपको लगता है कि 15% पेपर आपने बिल्कुल सुना नहीं है, आपने बिल्कुल, आपको आइडिया ही नहीं है, तो ओ माय गॉड कैसे पेपर निकलेगा, शिट मैं फेल, मेरा क्या होगा। 15% पेपर, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 मार्क्स। चलिए मैं और अपर एंड पे ले लेता हूं, 20 नंबर। अगर आप 20 नंबर का पेपर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना है। आपको यह भी तो देखना पड़ेगा कि भाई 80 नंबर का पेपर आपको शायद थोड़ा आता है या बेहतर आता है, इस वाली कैटेगरी में हो सकता है 20 नंबर का पेपर आपको बिल्कुल आइडिया ना हो, बट ये चीज आपके सामने पहला या दूसरा क्वेश्चन ही पड़ जाता है, आपको नर्वसनेस होना शुरू हो जाती है। तो वहां पे प्रॉब्लम असली क्या क्रिएट होती है कि आपको लगता है कि यार वो 20 नंबर का पेपर जो है वही आपको पास कराने वाला था। तो अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है, लेट सपोज कि आप सीए जैसा एग्जाम निकाल रहे हैं जहां पे आपके लिए 40 मार्क्स 40% सिक्योर करना पासिंग परसेंट है, या फिर आप फॉर दैट मैटर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे अगर वो 20% से 22% पेपर अनबिलीवेबल है या आउट ऑफ द बॉक्स है तो वो सबके लिए है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो आपका पहला फोकस ये होना चाहिए कि भाई जितना आपको पता है,
जितना आपके गैदर्ड इंफॉर्मेशन के अंदर है आप उसको एटलीस्ट पुट ऑन तो करिए। दूसरी बात, अब कई स्टूडेंट्स का ये इशू होता है कि सर हमें तो आता था, वो चीज़ें पता थी, बट हम वो वहाँ पे लिख नहीं पाए, वो डिलीवर नहीं हो पाया। तो वहाँ पे एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि शायद आपने उस तरीके से घर पे प्रैक्टिस करी ही नहीं है, जिसकी वजह से ये इशू एग्जाम हॉल में हो सकता है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने एग्जाम घर पे प्रैक्टिस ना भी करी हो, बट वो एग्जाम हॉल में बहुत जबरदस्त डिलीवर करते हैं। दे माइट बी हैविंग द बेस्ट ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस, बट वो सबके साथ अप्लाई नहीं हो सकता ना। हम सेम सेल्फ कॉन्फिडेंस का रूल सब सारे स्टूडेंट्स पे अप्लाई करके ये तो नहीं बोल सकते कि अच्छा इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। आपके अपने इश्यूज हो सकते हैं, आपकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको इस किस्म का इशू है, अगर आपको लगता है कि यार आप पेपर में नहीं लिख पाते, मैं स्पेसिफिकली सीए, सीएस, एलएलबी के एग्जाम्स की बात करूं, यहाँ पे होता क्या है कि बच्चे जो थियोरेटिकल पेपर्स हैं, जैसे कंपनी लॉ का एग्जाम हो गया, जैसे लेबर लॉज के एग्जाम हो गए, जैसे आपके सेबी के एग्जाम हो गए सीए, सीएस के अंदर, जैसे आपके और जो थियोरेटिकल पेपर्स है एलाइड लॉज या कॉर्पोरेट लॉज हो गए सीए के अंदर, तो बच्चे पढ़ते तो हैं, नो डाउट अबाउट दैट, और वो एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं। 8-9 महीने जितना भी टाइम उनको अलॉट होता है उसके अंदर वो एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं। बट अगर वो अपने आप से एक बार पूछ के देखें तो क्या वो लिख के प्रैक्टिस करते हैं? उनको लगता है कि जो उन्होंने नोट्स बनाए हैं दैट इज द राइटिंग प्रैक्टिस। नॉट माय फ्रेंड, दैट इज नॉट द राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप सिर्फ नोट्स बनाने को राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। द रीजन बीइंग कि नोट्स जब भी आप बनाते हो वो मार्क्स के प्रोपोर्शन में नहीं बनाए जाते। नोट्स की तरह टॉपिक के प्रोपोर्शन में बनाए जाते हैं। व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर कि लेट्स सपोज आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कुछ बना रहे हो तो वहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप 6 नंबर के हिसाब से नोट्स नहीं बनाओगे, वहां पे आप टॉपिक के हिसाब से नोट्स बनाओगे। लेकिन जब आप आंसर अटेम्प्ट करोगे तो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप 6 के हिसाब से अटेम्प्ट करोगे, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप 4 के हिसाब से अटेम्प्ट करोगे, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप 5 के हिसाब से अटेम्प्ट करोगे। तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपने बहुत अच्छी स्टडी करी है, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यूअस टेस्ट के थ्रू एसेस नहीं कर रहे, जो मैंने सेल्फ असेसमेंट की बात करी थी, और सेल्फ असेसमेंट में भी क्वांटिफाइबल डेटा आपके पास अपने बारे में होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस नंबर्स में कैसी जा रही है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको कभी पता ही नहीं चल पाता कि आपका ट्रू एस्टिमेट क्या है। तो वहां पे जाके देयर माइट बी सिचुएशंस कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं तो वहां पे आपको समझ नहीं आ रहा कि यार पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वहां पे आपका माइंड ब्लॉकेड हो सकता है। दूसरी चीज कि जब कभी भी आप 15% पेपर देखें जो आपके सर के ऊपर से जा रहा है, जो आपको लग रहा है कि यार ये कैसे करूंगा मैं, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, तो उस केस में आप सिक्के का दूसरा पहलू पहले देखिए। अपना स्टार्टिंग के 45-50 मिनट्स अगर आप सिक्के का 15% वाला जो मोस्ट टफ पोर्शन है उसको देखने में लगा देंगे तो आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि आप एक अच्छा पेपर वहां पे डिलीवर कर सकते थे। और वो प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम क्या होगी कि आप अल्टीमेटली उस पेपर में कहीं ना कहीं जो डिजायर्ड आउटपुट था वो डिजायर्ड आउटपुट गेन नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ मैंने आपके साथ इश्यूज को टैकल करने का जरिया बताया। आई होप आप मेरे से एग्री कर भी सकते हैं, आप मेरे से एग्री नहीं कर सकते। अगर आपके अपने इससे डिफरेंट या फिर बेटर टेक्निक है जो आप फॉलो करते हैं बेटर रहने के लिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ और सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। अगला पॉडकास्ट और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।